फैसले वापस लेने में मोदी सरकार का पैटर्न क्या है? वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब मोदी सरकार अपने फैसले पलटती है? इस वीडियो में आपको 3 उदाहरणों से यही बात समझाएंगे। नमस्ते, मैं दीपक तेनगुरिया हूं और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। नीट पेपर लीक के बाद 25 जुलाई को छात्रों के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री के पद छोड़ने की घटना भर नहीं है। पिछले 12 सालों में ये तीसरी बार है जब बड़े पैमाने पर हुए जन आंदोलन के बाद मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अगर साल 2018 के मीटू आंदोलन में एमजे अकबर के इस्तीफे को भी शामिल करें तो ये दूसरी बार होगा जब मोदी सरकार के किसी मंत्री ने सार्वजनिक दबाव के बीच पद छोड़ा है। इन सभी घटनाओं से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ये घटनाएं बताती हैं कि मोदी सरकार सत्ता, जनता के समर्थन और विरोध को किस नज़र से देखती है। अगर इन सभी मामलों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जितना संभव हो मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है। वो लंबे समय तक विरोध प्रदर्शनों की नैतिक ताकत को स्वीकार नहीं करती, लेकिन जब अपने फैसले पर टिके रहने की राजनीतिक कीमत पीछे हटने की कीमत से ज़्यादा हो जाती है, तब सरकार अपना रुख बदलती है। 3 उदाहरणों से इसे विस्तार से समझते हैं। आपके लिए पूरा विश्लेषण लिखा है हमारे पॉलिटिकल ब्यूरो के रिपोर्टर दीप्तिमान तिवारी ने। पहला बड़ा उदाहरण साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान सामने आया। उसी समय सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC को लेकर भी अपना रुख नरम करना शुरू किया था। हालांकि टेक्निकली देखें तो ये किसी कैबिनेट फैसले को औपचारिक रूप से वापस लेना नहीं था, क्योंकि पूरे देश में NRC लागू करने की कोई आधिकारिक अधिसूचना कभी जारी ही नहीं हुई थी। लेकिन राजनीतिक तौर पर संदेश बिल्कुल साफ था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने NRC पर कोई फैसला ही नहीं किया है, तब यह बयान बेहद महत्वपूर्ण था। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई बार पूरे देश में NRC लागू करने की बात कह चुके थे। उन्होंने वो चर्चित क्रोनोलॉजी वाला बयान भी दिया था जिसे सरकार की मंशा का संकेत माना गया था। ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना कि NRC पर कोई फैसला नहीं हुआ है, राजनीतिक रूप से सरकार के पीछे हटने का संकेत माना गया। इसके बाद ये पूरा मुद्दा धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। सरकार को इस बात का इल्हाम हो गया था कि जिस मुद्दे को वो एक कानूनी और प्रशासनिक कदम के रूप में पेश कर रही थी, वो अब एक बड़े राजनीतिक बोझ में बदल चुका था। दूसरा बड़ा मोड़ किसान आंदोलन के दौरान आया। सरकार लगभग 1 साल तक अपने फैसले पर कायम रही, लेकिन आखिरकार उसे साल 2021 में तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। यहां भी वही पैटर्न दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका दायरा कहीं बड़ा था। शुरुआत में सरकार का मानना था कि आंदोलन को संभाला जा सकता है। उसे भरोसा था कि समय के साथ प्रदर्शनकारी थक जाएंगे और आंदोलन खत्म हो जाएगा। सरकार ने यह भी कोशिश की कि आंदोलन को कुछ राज्यों तक सीमित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया जाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। उन्होंने आंदोलन जारी रखा और धीरे धीरे ये सरकार की सत्ता के सामने एक सतत अनुशासित चुनौती बन गया। आखिरकार पीएम मोदी ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने किसानों से माफी भी मांगी थी। ये एक दुर्लभ स्वीकारोक्ति थी। इससे यह भी संदेश गया कि सरकार किसी बहस या समझाइश से नहीं, बल्कि लगातार बने राजनीतिक दबाव के कारण पीछे हटी थी। अब बात मौजूदा आंदोलन की। धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ पेपर लीक रोकने में विफल रहने को लेकर जो आंदोलन हुआ वो कई मायनों में अलग था। फर्क सिर्फ मुद्दे का नहीं था, फर्क आंदोलन की सामाजिक बनावट और उसके तरीके का भी था। इस आंदोलन का नेतृत्व किसी एक वैचारिक संगठन ने नहीं किया। कोई एक ऐसा चेहरा भी नहीं था जो पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हो। यह आंदोलन अपने आप में उठ खड़ा हुआ। ये पूरा आंदोलन डिसेंट्रलाइज था, यानी कि इसका पावर सेंटर एक जगह नहीं था। एक तरफ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल थी, दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी का मंच था और उसी मंच से 10 कदम की दूरी पर लेफ्ट के छात्र संगठन आयसा के 3 छात्र नेहा, मनीष और आमीन भूख हड़ताल पर थे। इस आंदोलन को जानबूझकर ऐसा रखा गया था किसी एक नेता पर यह निर्भर ना रहे। यह पूरी इसकी स्ट्रेटेजी थी। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। भीड़ ही इस आंदोलन की आवाज भी थी और उसका सबसे बड़ा माध्यम भी। यही वजह थी कि सरकार के लिए अपने पारंपरिक राजनीतिक तरीके से अपनाना
मुश्किल हो चला था। आमतौर पर सरकार किसी आंदोलन के कुछ नेताओं से बातचीत करती है, समझौता करती है, उन्हें साथ लेकर समाधान निकालने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि बातचीत करने के लिए कोई एक नेतृत्व मौजूद ही नहीं था। इस आंदोलन के स्ट्रक्चर भी इसे मजबूत बनाता है। आंदोलन बहुत हद तक शांतिपूर्ण था, लेकिन बेहद संगठित भी था। यह एक ऐसे नेटवर्क के जरिए फैल रहा था जिन्हें सरकार न ठीक से समझ पा रही थी और न ही प्रभावी ढंग से उसका काउंटर कर पा रही थी। मीम्स, इंस्टाग्राम रील्स और व्यंग से भरे छोटे छोटे वीडियोस ने आंदोलन को एक अलग सांस्कृतिक ऊर्जा दी। वो उसकी एक नई कल्चरल कैपिटल बन गया। सरकार का आधिकारिक संदेश उस ऊर्जा का मुकाबला नहीं कर सका। इस बार क्या अलग था? पहले के आंदोलनों से निपटने के लिए भाजपा 4 टूल्स का इस्तेमाल करती थी। पहला, आंदोलन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। दूसरा, उसके नेतृत्व पर हमला करना। तीसरा, आंदोलन को बांटने की कोशिश करना। और चौथा, इंतजार करना कि समय के साथ प्रदर्शनकारी थक जाएंगे। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। इस बार आंदोलन की कहानी सरकार के जवाब से कहीं तेजी से आगे बढ़ी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस बार विपक्ष इस आंदोलन की मुख्य ताकत भी नहीं था। यही बात सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका थी। 20 जुलाई की पुलिसिया कार्रवाई का भी वैसा असर नहीं हुआ जिसकी शायद उम्मीद की जा रही थी। प्रदर्शनकारी डर कर पीछे हटने के बजाय और ज़्यादा दृढ़ दिखाई दिए। ये बात भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब युवाओं का कोई आंदोलन पुलिस कार्रवाई के बाद भी साफ तौर पर पीछे नहीं हटता, तो सरकार के लिए स्थिति बदल जाती है। सरकारें आमतौर पर ऐसे संगठनों से बातचीत करने की आदी होती हैं जिन्हें अपनी साख, अपने संगठन या लंबे आंदोलन से होने वाली थकान की चिंता होती है। लेकिन गुस्से से पैदा हुआ युवाओं का ये आंदोलन, जो किसी सख्त संगठनात्मक ढांचे से बंधा ना हो, उसे संभालना कहीं ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ऐसा आंदोलन हमेशा धमकी या रियायत जैसे पारंपरिक राजनीतिक संकेतों पर उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता। यहां तक कि जब सोनम वांगचुक ने अपना रुख कुछ नरम किया, तब भी प्रदर्शनकारियों ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जारी रखी थी। इससे साफ हुआ कि इस आंदोलन का नेतृत्व बिखरा हुआ था, स्कैटर्ड था, और किसी एक व्यक्ति के साथ समझौता कर लेने भर से सड़क पर चल रहा यह आंदोलन खत्म नहीं हो सकता था। अब आते हैं मुख्य सवाल पर, क्या कि भाजपा क्यों असहज दिखाई दी। भाजपा के सूत्रों के मुताबिक एक और वजह है जिसने इस पूरे घटनाक्रम को पार्टी के लिए असहज बना दिया। सीएए विरोधी आंदोलन और किसान आंदोलन से अलग इस बार बड़ी संख्या में वे लोग आंदोलन में दिखाई दिए जिन्हें आमतौर पर भाजपा के अपने सामाजिक आधार का हिस्सा माना जाता है। एक भाजपा नेता ने कहा, ये राजनीतिक रूप से ज़्यादा खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि घोषित विरोधियों के आंदोलन को सरकार आसानी से पक्षपातपूर्ण या राजनीतिक बता सकती है, लेकिन जब छात्र और युवा, खासकर मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग के छात्र, जो सामान्य तौर पर भाजपा के मूल सामाजिक आधार के भीतर या उसके आसपास माने जाते हैं, वे ही सड़क पर उतरने लगें, तब सरकार उस असहमति को बाहरी कहकर खारिज नहीं कर सकती। यानी सरकार के सामने एक ज्यादा असहज संभावना खड़ी हो गई, ये कि अब राज्य के प्रति नाराजगी सिर्फ उन इलाकों या वर्गों तक सीमित नहीं रही जिन्हें पहले से विपक्ष का आधार माना जाता था। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि भाजपा कहां संघर्ष करती दिखाई दी। सीएए, किसान आंदोलन और पेपर लीक से जुड़े एक छात्र आंदोलन, इन तीनों आंदोलनों ने एक तरह से सरकार के बड़े राजनीतिक चरित्र की भी झलक दिखाई है। मोदी सरकार ने कई बार ये दिखाया है कि वो सत्ता की राजनीति को अच्छी तरह समझती है। उसे पता है कि राजनीतिक एजेंडा पर कैसे नियंत्रण रखना है, नैरेटिव कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पहल अपने हाथ में रखनी है और कैसे राजनीति को ताकत की प्रतिस्पर्धा में बदल देना है। लेकिन जहां सरकार पर सवाल उठते हैं वो है लगातार बनी रहने वाली लोकतांत्रिक असहमति से उसका व्यवहार। ऐसा दिखाई देता है कि सरकार स्वाभाविक रूप से असहमति को एक बहुलतावादी समाज में लगातार संवाद के विषय के रूप में नहीं देखती। इसके बजाय वो अक्सर तब तक इंतजार करती है जब तक राजनीतिक दबाव उसके लिए नुकसानदेह नहीं होने लगता, यानी कि जो डिसेंट है उसको लेकर के गवर्नमेंट के रुख पर यहाँ सवाल उठते हैं। उसके बाद अपने रुख में बदलाव करती है सरकार। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा मानते हैं आलोचक कि सरकार कई बार तर्कों से ज्यादा राजनीतिक दबाव पर प्रतिक्रिया देती दिखाई देती है। हालांकि सरकार से जुड़े सूत्रों का पक्ष अलग है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नुकसान को सीमित करने के लिए उठाया गया है, एक रणनीतिक कदम है ये। सरकार का मानना है कि इससे तत्काल पैदा हुए राजनीतिक नुकसान को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि उसकी व्यापक राजनीतिक साख बनी रहेगी। एक भाजपा नेता ने कहा, युवाओं में जो नाराजगी है उसे शांत करने की कोशिश की गई है। हालांकि हमारा मानना है कि सिर्फ इस्तीफे से समस्या का समाधान नहीं होता। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो छात्रों से जुड़े सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन पर काम किया जाएगा।
भारतीय राजनीति के स्टूडेंट्स के तौर पर हमें यहाँ एक पैटर्न देखने को मिलता है कि सरकार बातचीत या समझाइश से नहीं, लगातार बने राजनीतिक दबाव के बाद ही बातचीत के लिए राजी होती है। आपका इस पूरे विश्लेषण पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।